दीपा के चले जाने के बाद भी मंजुला काफी देर तक खिड़की में खड़ी रही। तब तक हाथ हिलाती रही जब तक कि दीपा आंखों से ओझल नहीं हो गई। दीपा आज पूरे 5 वर्ष बाद उसे मिली थी। उसके कॉलेज के समय की सहेली। बीए, एमए दोनों ने साथ साथ ही किया था। खिड़की के पल्ले सरका कर मंजुला कमरा ठीक करने लगी। नाश्ते की प्लेटें हटाकर उसने दीवान की चादर ठीक की। सब कुछ व्यवस्थित करने के पश्चात उसने एक लंबी सी सांस ली और वहीं कारपेट पर बैठ गई। आज का दिन अच्छा बीत गया था। बहुत दिनों बाद जैसे वो सब कुछ तरोताजा महसूस कर रही थी। जब से उसने अपनी रिसर्च छोड़ी है, एक अजीब सा खालीपन उसके जीवन में भर गया है। दीपा के साथ उसकी बहुत सी चुलबुली यादें जुड़ी हुई हैं। दीपा पिछले 4 वर्षों से कॉलेज में लेक्चरार है और उसका तबादला इसी शहर में हो गया है। मंजुला को यह जानकर बहुत राहत महसूस हुई। अब उसका अकेलापन कुछ कम हो जाएगा। उसका मन हुआ कि वो आज फिर अपना पसंदीदा संगीत सुने। वो उठने को हुई। उसे लगा कि सोफे पर कोई पुस्तक पड़ी है। शायद दीपा ही भूल गई थी। मंजुला ने फिर उठाकर अनायास ही पन्ने पलटने शुरू किए। आधुनिक कविता में छायावाद। लेखक का नाम पढ़कर मंजुला चौंक सी गई। डॉक्टर नवीन चंद्र। उन्हीं के मार्गदर्शन में शोध आरंभ किया था मंजुला ने। कितनी महत्वाकांक्षी थी वो भी। आज वो भी डॉक्टर मंजुला भार्गव होती, किसी कॉलेज में लेक्चरर होती। पर अब तो सब कुछ एक दुस्वप्न बनकर रह गया था। डॉक्टर नवीन चंद्र। क्षोभ और वितृष्णा से उसका मन भर आया। आज जले सिगार के धुएं की गंध जैसे उसके नथनों में भर गई और कमरे में एक एक करके अतीत के सारे बिंब भरने लगे। मंजुला ने एमए प्रथम श्रेणी में पास किया था। पिता फूले नहीं समाये थे। आखिर बेटी किसकी है? उन्होंने प्यार से बेटी का सिर चूम लिया। फिर माँ से बोले, मिठाई विठाई खिलाओ कुछ, आज तो खुशी का दिन है। मंजुला की पढ़ाई में पिताजी के साथ विशेष सहयोग रहा। फिर मंजुला की असाधारण प्रतिभा एवं योग्यता के कारण भी माँ अब तक उसकी पढ़ाई का विरोध नहीं कर पाई थी। पर अब माँ चुप बैठने वाली नहीं थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मंजुला रिसर्च के विषय में सोच रही है, वो फट पड़ी। मैं कह देती हूँ, अब बेटी के विवाह की चिंता करो। इससे ज्यादा पड़ गई तो बिरादरी में लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पढ़े लिखे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल। और फिर हमें कौन सी नौकरी करवानी है। इसके एक बार ब्याह हो जाए तो चाहे पढ़ाई करे या नौकरी। मंजुला को लगा कि माँ आज भी मानसिक रूप से कई बरस पीछे है। मंजुला पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और माँ है कि क्या हर औरत की तरह उसकी नियति भी शादी, पति और बच्चे ही हैं? नहीं, वो और पढ़ेगी। साहित्य में उसकी रुचि है। वो शोध करेगी, पुस्तकें लिखेगी, नाम कमाएगी। परंतु माँ के तर्कों के आगे पिताजी की भी एक न चली और मंजुला भी माँ को यह समझाने में असफल रही थी कि इस तरह जीने में कोई सार्थकता नहीं। पढ़ाई ज्यादा न सही, पर खानदान कितना अच्छा है। 3 बिल्डिंगें, 2 गाड़ियां, राज करेगी मेरी बेटी। और माँ ने बेटी का विवाह बिल्डिंगों और गाड़ियों से कर दिया था। नए माहौल में मंजुला को काफी असुविधा महसूस होने लगी थी। सुबह होते ही महेश जल्दी जल्दी नहा धोकर नाश्ता करके काम पर चला जाता। घर में नौकर चाकर थे, इसलिए कुछ खास काम भी नहीं होता था। सास की सेवा और पति की प्रतीक्षा में ही दिन बीत जाता था। दिन भर का काम से थका हारा घर आता था और रात को अपने शरीर की उत्तेजना शांत करके सो जाता था। कॉलेज में रूप सुंदरी कहलाने वाली मंजुला अब उसका सौंदर्य पराजित अनुभव करने लगा था। उसे सब कुछ बेमानी लगने लगा था, एकदम निरर्थक। उसके भीतर का साहित्यकार जो संबंध अपने पति से जोड़ना चाहता था, उसका तो उसे अवसर भी नहीं मिला। महेश एक मजदूर प्रकृति का व्यक्ति था और मंजुला उसमें एक कलाकार को तलाशती रह गई। एक दिन हिम्मत करके महेश के सामने अपने आगे पढ़ने की इच्छा व्यक्त कर दी और मंजुला बहुत प्रसन्न हुई
जब महेश ने कोई आपत्ति नहीं की। तुम्हारी इच्छा है तो जरूर पढ़ो, रिसर्च करके डॉक्टर बनो। मैं भी फक्र से कह सकूंगा कि मेरी पत्नी डॉक्टर है। वैसे मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये काम। अब शादी के बाद तुम ये काम कर सकोगी? पढ़ाई इसमें मुश्किल ही क्या है? हमारे एमए के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता के मित्र डॉक्टर नवीन यहीं यूनिवर्सिटी में रीडर हैं। डॉक्टर मेहता ने मुझे उनका रेफरेंस दिया था। आप कहें तो मैं उनसे बात करके देखूं। महेश को तो कोई आपत्ति नहीं थी, पर मंजुला भूल गई थी कि घर में एक सास भी है, और उसकी सास तो मंजुला की माँ से भी पुराने विचारों की नारी है। मंजुला की सास को जब पता चला कि मंजुला रिसर्च शुरू करने वाली है, तो वो फट पड़ी। अरे, हमारा भी तो एक जमाना था। घर की बहू घर से बाहर कदम रखती थी तो अपने पति के साथ। यहाँ तो नजारा ही उल्टा है। अरे, हमारा भी तो एक जमाना था। घर की बहू घर से बाहर कदम रखती थी तो अपने पति के साथ। यहाँ तो नजारा ही उल्टा है। इतना ही पढ़ाई लिखाई का शौक था तो बैठी रहती बाप के घर। शादी की इतनी जल्दी क्या थी? अरे, घर में कोई पोता खेले ये तो सोचा नहीं, और बस पढ़ाई करेंगी मेम साहब। मंजुला जहर का घूंट पीती रही और सब सुनती रही। फिर उसकी सास का कसूर भी क्या था? वह उन भारतीय संस्कारों को लेकर जी रही थी जिनमें नारी के लिए अपने व्यक्तित्व को स्थापित करना एक बड़ा अपराध है। मंजुला जब डॉक्टर नवीन चंद्र से मिली तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था। तुमने ठीक ही सोचा है। इतनी पढ़ाई करने के बाद केवल घरेलू पत्नी बनकर रहो, ये तो कोई बात ना हुई। आज की औरत केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है। पीएचडी कर लोगी तो लेक्चरशिप तो कहीं गई ही नहीं। डॉक्टर नवीन ने विषय भी स्वयं ही सुझाया। मंजुला की सास अब महेश के कान भरने लगी। अरे बेटा देख, पड़ोस में राजेंद्र और गणेश की शादियों को साल भी पूरा नहीं हुआ। बच्चों की किलकारियां घर में सुनाई देने लगी हैं। आस पड़ोस की औरतें अब तो बातें बनाने लगी हैं। बहू को कह पढ़ाई छोड़े और गृहस्थी में रुचि ले। महेश के पौरुष पर सीधी चोट की थी माँ ने। एक रात मंजुला नोट्स बना रही थी। महेश झल्ला उठा। ये क्या झंझट पाल लिया है तुमने? इतनी आसान नहीं है डॉक्टरेट की पढ़ाई। फिर अगर तुमने पूरी कर भी ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या मिल जाएगा तुम्हें? पति, घर, गाड़ी, इज्जत, यही सब तो होता है जिसकी चाह होती है एक औरत को। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आपको भी लगता है कि पढ़ाई बेकार की वस्तु है? कला के बिना यह जीवन कितना नीरस रह जाता है। यह आर्ट और कला से अधिक बेकार की वस्तु तो कोई है ही नहीं। जब भूख लगती है तो प्रेमचंद के उपन्यास भूख नहीं मिटाते। महादेवी और पंत की कविताओं का बिस्तर बनाकर सो नहीं सकते। कोई बात है कि मैं यहाँ बिस्तर में अकेला पड़ा रहा हूँ और तुम नोट्स बनाए जा रही हो? मंजुला महेश का आशय समझ गई थी। किताब बंद करके वो महेश के पौरुष को पूर्णता प्रदान करने के लिए आ गई थी। अपने पति को वो यह नहीं समझा सकती थी कि पुरुष को पूर्णता प्रदान करने में स्वयं के अधूरे रह जाने का एहसास कितना पीड़ादायक है नारी के लिए। क्या उसे अपने व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने का अधिकार नहीं? नहीं, वो छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगी। और मंजुला नए उत्साह से अपनी पढ़ाई में जुट जाती। अब घर की जिम्मेदारियों के प्रति और सजग हो गई थी ताकि उसके पति या सास को कोई शिकायत का मौका ही ना मिले। पर नोट्स तैयार करके नियमित रूप से डॉक्टर नवीन को दे आती। मंजुला का उत्साह और लिखने की गति देखकर डॉक्टर नवीन भी चकित थे। भाई, इतनी लगन और इतना उत्साह मैंने आज तक अपने किसी विद्यार्थी में नहीं देखा। और जिस गति से तुम लिख रही हो, मुझ में तो पढ़ने की उतनी गति है ही नहीं। देखो ना, पिछले सप्ताह जो नोट्स तुम दे गई थी वो तो अभी देख भी नहीं पाया। मंजुला को डॉक्टर नवीन की लापरवाही से काफी निराशा हुई। अपने एक क्षोभ को छिपाते हुए बोली, सर कोई बात नहीं, मैं आज के नोट्स भी छोड़े जा रही हूँ। आप इकट्ठे देख लीजिएगा, पर मैं कुछ एक पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहती थी। मंजुला देखो भाई, आज तो मेरा मूड नहीं है कुछ पढ़ने पढ़ाने का। अगली बार आओगी तो ले लेंगे। डॉक्टर नवीन ने सिगार सुलगा ली।
मंजुला को अज्जले सिगार की गंध से बहुत नफरत थी। उसके धुएं से जैसे उसे मतली सी आने को होती थी। पर मंजुला ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करना था। शोध पूरा करके अपनी आशाओं को मूर्त रूप देना चाहती थी। इसके लिए चंद घंटे सिगार का धुआं भी सह लेती थी। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारे पति ने पढ़ाई की इजाजत कैसे दे दी? डॉक्टर नवीन मुस्कुरा रहे थे। मंजुला उनकी मुस्कुराहट का रहस्य समझ नहीं पाई। कुछ अटकते हुए बोली, मेरे पति काफी उदार विचारों के हैं सर। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल अधिकतर सुंदर पति अरे नहीं नहीं, दरअसल अधिकतर पति सुंदर पत्नी को घर में बंद करके रखना चाहते हैं। नहीं सर, अब तो पुरुष के दृष्टिकोण में काफी अंतर आ गया है और मेरे पति भी मेरी महत्वाकांक्षाओं की कद्र करते हैं। मंजुला ने विषय बदलते हुए कहा। उसे डॉक्टर नवीन की चुहल कुछ अच्छी नहीं लगी। वो उन्हें एक गंभीर एवं शालीन व्यक्ति समझती थी। अगली बार अपॉइंटमेंट के बावजूद डॉक्टर नवीन घर पर नहीं मिले। उसे लगा कि वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, उसका कुछ लाभ नहीं। वो सारे नोट्स लिख भी डाले, जब तक डॉक्टर नवीन उन्हें देखकर सही न कर दें उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता। मंजुला ने मन ही मन तय किया कि वो डॉक्टर नवीन से अनुरोध करेगी कि वो जांचने का काम साथ के साथ ही कर दें तो काम जल्दी पूर्ण हो जाएगा। यही सोचते हुए मंजुला डॉक्टर नवीन के घर एक बार फिर पहुंची। उसे देखकर खुशी हुई कि डॉक्टर नवीन घर पर ही थे और उसके नोट्स उनके सामने दीवान पर बिखरे पड़े थे। मंजुला को काफी संतोष हुआ, पर साथ ही क्षोभ भी कि डॉक्टर नवीन ने केवल एक ही चैप्टर देखा है, जबकि वो लगभग 8-9 चैप्टर लिख के दे चुकी है। फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ और वो नियमित रूप से अपना काम करती रही। अंतिम चैप्टर के विषय में वो डॉक्टर नवीन से कुछ बातचीत करना चाहती थी, इसलिए वो समय तय करके डॉक्टर नवीन के घर पहुंची थी। फोन पर भी डॉक्टर नवीन ने बताया था कि उन्होंने कई चैप्टर जांच लिए हैं। मंजुला को लगा कि अब उसके सपने साकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। दरवाजा डॉक्टर नवीन ने ही खोला था। संभवतः घर पर और कोई नहीं था। डॉक्टर नवीन सदा की भांति काफी रंगीन मूड में थे। मुंह में पान था और हाथ में सिगार। शायद कुछ पढ़ रहे थे। क्या यही डॉक्टर नवीन है? विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता, साहित्य के मर्मज्ञ, हिंदी कविता व उपन्यासों पर अनेक समीक्षात्मक पुस्तकों के रचयिता। उनका वाय स्वरूप, उनके हाव भाव, उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाते। बैठो मंजुला, उन्होंने दीवान की ओर इशारा किया। मंजुला की आंखें अपने थीसिस के पन्ने ढूंढ रही थी। आसपास बिखरी पुस्तकों में उसे अपने नोट्स दिखाई नहीं दिए। आपने मेरे नोट्स देखे? डॉक्टर नवीन अलमारी से नोट्स निकाल कर लाए और मंजुला के साथ ही दीवान पर बैठ गए। तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर और कलात्मक है मंजुला। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनके हाथ पतले, लंबे व कलात्मक होते हैं उनका हस्तलेख भी बहुत सुंदर होता है। तुम्हारे नोट्स पढ़ते हुए मुझे यही ख्याल आया। तुम्हारा हस्तलेख भी बहुत सुंदर है। मंजुला ने कुछ प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं समझी। सर, अगर आप मेरे नोट्स जल्दी देख लेते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। मंजुला का स्वर विनम्र था। अच्छा, यह बताओ कि अगर हम तुम्हारा काम जल्दी कर भी दें तो हमें क्या मिलने वाला है? आजकल के विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करना तो जानते ही नहीं। डॉक्टर नवीन ने शरारती मुस्कान से मंजुला की ओर देखा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम हमें गुरु दक्षिणा दो तो हम भी तुम्हारा काम जल्दी निपटा दें। और उन्होंने मंजुला के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मंजुला उठ खड़ी हुई और उसने जलती हुई दृष्टि से डॉक्टर नवीन को देखा। वे अब भी टेढ़ी मुस्कान लिए उसकी ओर देख रहे थे। काम वासना उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलक रही थी। अरे बैठो भाई, उन्होंने मंजुला का हाथ कसकर पकड़ लिया और दीवान पर बिठा दिया। हाँ, तो तुम हमारी दक्षिणा नहीं दोगी? कहते कहते डॉक्टर नवीन ने मंजुला को अपने आलिंगन में बांध लिया। अज्जले सिंगार और तंबाकू की तीखी गंध से मंजुला का सिर चकरा गया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी घटित हुआ कि मंजुला कुछ समझ नहीं पाई। ये क्या बदतमीजी है सर? डॉक्टर नवीन को एक और झटक कर मंजुला उठ खड़ी हुई। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। डॉक्टरेट की उपाधि ऐसे ही तो नहीं मिल जाती।
मंजुला को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर नवीन का यह रूप आज ही उसके सामने आया। उससे पहले भी कई लड़कियों ने डॉक्टर नवीन के साथ काम किया था, पर क्या डॉक्टरेट की उपाधि के लिए उन्होंने भी इतनी बड़ी कीमत चुकाई होगी? नहीं नहीं, मंजुला को ऐसी उपाधि, ऐसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए उसे अपना मान सम्मान खोना पड़े। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाएगी। उसे ऐसे शिखर पर नहीं चढ़ना है जिसके नीचे भुरभुरी रेत हो और वो कभी भी ढह पड़े। उसे कीचड़ में नहीं धंसना है। मंजुला जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। आज वे बस की प्रतीक्षा नहीं करेगी। उसे लगा कि डॉक्टर नवीन अभी भी अपनी बालकनी में खड़े उसे ही देख रहे हैं। उनकी वह वासना परिपूर्ण लोलुप दृष्टि जैसे पीछा कर रही हो। सड़क पर उड़ते हुए पत्ते, कागज जैसे उसकी अपनी ही थीसिस के पन्ने हों, जो उड़ उड़कर उसके आसपास बिखर गए हों। ये कहानी बस यहीं तक।